नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की कांवर झील के बारे में। काफ़ी चर्चा का विषय बनी है, उसके बारे में हम देखेंगे आखिर क्या विशेषताएं हैं और क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है। इतिहास की परिस्थितियों की भी चर्चा करेंगे, कांवर झील का निर्माण कैसे हुआ, उन सभी पहलुओं की बात करेंगे। आइए देखते हैं। मैं बता दूँ, ये बिहार का मैप बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कांवर झील दिख रही है। कांवर झील दरअसल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और एक कांवर झील आप देख रहे हैं, ये एरिया कांवर झील का यहाँ पर ये एरिया है। तो आइए देखते हैं कांवर झील की क्या विशेषता क्या है और क्यों चर्चा का विषय बनी, उसकी बात करेंगे। कांवर झील दरअसल बूढ़ी गंडक की कह सकते हैं कि बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्मित ये झील है, एक तरीके की गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक ने जो अपना रास्ता बदला अर्थात मार्ग बदलने के पश्चात क्या हुई, एक झील का निर्माण हुआ है और ये क्या है, गोखुर झील का उदाहरण है। तो बूढ़ी गंडक क्या है, मतलब ये कांवर झील क्या है, बूढ़ी गंडक की एक गोखुर झील का उदाहरण है। तो ये क्या है, गोखुर झील। जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में वुलर झील को देखते हैं, जो एक ऐसी है कि एक जम्मू कश्मीर की वुलर झील कैसी है, एक गोखुर झील का उदाहरण है, उसी तरीके से ये भी है। तो आइए देखते हैं कांवर झील चर्चा का विषय क्यों, उसकी बात करेंगे। गोखुर झील है, ये मैंने बताया आपको। और चूंकि इसको क्या हुआ था, पहले रामसर साइट में ऐड थी, लेकिन 2002 में इसको कई सारे मानकों पर खरा ना उतरने की वजह से इसको रामसर की साइट से जो इसको क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। आगे चल करके 2020 में फिर शामिल कर लिया गया था। दरअसल रामसर एक ईरान का एक शहर है जहाँ पर एक रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसके जरिए वैश्विक स्तर पर जो वेटलैंड होते हैं उनको चिन्हित करना, ताकि उनको वहाँ पर पर्यटन वगैरह और भी चीज़ों की वहाँ पर क्या हो सके कि जब रामसर साइट घोषित की जाती है तो क्या होता है कि उस सूची में जब कोई क्षेत्र आ जाता है तो उसके कुछ मानक होते हैं, उनका संरक्षण करना पड़ता है। और संरक्षण करेंगे वहाँ पर, अब वो डिपेंड करता है कि वो वेटलैंड किस तरीके का है, पक्षी अभयारण्य है या और किसी तरीके का अभयारण्य। मुख्य रूप से ये कांवर झील जो थी वो पक्षी अभयारण्य के रूप में चिन्हित थी। 2000 में इसको बाहर किया गया था, 2020 में इसे फिर सम्मिलित कर लिया गया था। तो ये हो गई बातें। क्यों महत्वपूर्ण है कांवर झील, उसकी बात करेंगे। दरअसल चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि ये झील सूख रही है। मुख्य रूप से ये झील क्या हो रही, सूख रही है। और कहते हैं कि पिछले साल ये कुछ इस तरीके से सूख गई थी कि ये बिल्कुल इसमें पानी ही नहीं बचा था, पूरी की पूरी झील सूख गई थी। तो ये सब ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, तो उनकी बात करेंगे। आखिर कांवर झील क्यों महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं। कार्बन का अवशोषण, कार्बन सिंक का काम करती है, जो कार्बन के अवशोषण के रूप में आप जान रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे जलीय जीव यहाँ पर रहते हैं और जलीय जीव पौधे वगैरह यहाँ पर रहते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं जो पानी के जो जीव होते हैं वो, मतलब कि एक तरीके से जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर को कार्बन को स्टोर करते हैं, एक तरीके से वो वायुमंडलीय कार्बन के अवशोषण के रूप में भी है। बाढ़ सूखा जैसी आपदाओं से बचाता है। जैसे कोई बाढ़ की स्थिति बनती है तो कांवर झील में पानी भर जाता है, तो आसपास का एरिया क्या होता है, वो बचा रहता है। सूखे की स्थिति में भी इसके पानी का यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सूखे की स्थिति में भी लाभदायक है और बाढ़ की स्थिति में। भोजन एवं आजीविका के साधन के रूप में, भोजन के रूप में आसपास के लोग जो मछुआरे हैं मछली पकड़ते हैं और बहुत सारी इनकी आजीविका का साधन भी है, तो मछली वगैरह पकड़ करके लोग अपना जीवन यापन भी करते हैं। और मुख्य रूप से ये भोजन और आजीविका के साधन के रूप में भी कांवर झील इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके देखेंगे, पक्षियों और जलीय जीवों का आश्रय स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के पक्षी वगैरह आते हैं। पहले टाइम पे कुछ ज़्यादा आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या जो हो रही है वो कम हो रही है, क्योंकि ये जो झील है वो धीरे धीरे सूख भी रही है। उसका एक ये भी कारण है। बाकी अभी हम बात करेंगे यूट्रोफिकेशन की भी जो स्थिति बन रही है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अभी हम बात करेंगे यूट्रोफिकेशन होता क्या है, ये हो गई बात है। पक्षियों और जलीय जीवों का आश्रय स्थल भी है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिया। अब भाई देखते हैं कांवर झील सूख क्यों रही है, पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, सभी की चर्चा में करेंगे। कांवर झील क्यों सूख रही है, तो कांवर झील सूख रही है, कांवर झील में हुआ है कि गाद के जमाव की वजह से झील जो है वो सूख रही है। गाद का निर्माण, जैसे मान लीजिए ये झील है, झील के आसपास के जो भी इसके जल स्रोत हैं, वो जल स्रोतों से जो पानी आता है उसके साथ में गाद मिट्टी वगैरह भी आती है। तो एक तो जल स्रोतों में भी गाद भर जा रहा है, बाकी जो झील में जो क्या होता है उसमें भी गाद भर रहा है। गाद की वजह से जो झील है उसकी जल धारण की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए पहले जो झील थी वो मान लीजिए इतनी गहरी थी, इतनी क्या थी, गहराई थी, लेकिन उसमें जब मान लीजिए क्या उसमें गाद वगैरह जमा हो गया, नीचे गाद हो गया, तो जल स्तर अब क्या होगा, इतना ही रह जाएगा। तो इससे जल धारण की क्षमता होती है इससे कम हो जाती है। गाद के जमाव से गहराई में कमी आती है और जल धारण की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन की स्थिति बनती है। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि इन्वायरमेंट में वो चीज़ें मैंने बताई हैं। ये देखते हैं यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन दरअसल मैं बात करूँ, मान लीजिए जैसे कोई ये झील है, ये कोई झील है, झील के आसपास बहुत सारे खेत भी होंगे, लोग खेती करते होंगे। ये मान लीजिए हम क्या है कि आसपास क्या है, खेत है, तो आसपास लोग खेती वगैरह भी करते होंगे, खेती कर रहे होंगे, तो सीधी बात है इसमें क्या होंगे, उर्वरक भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, उर्वरक वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे।
उनके इस्तेमाल करने से क्या होता है कि उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन आगे चल करके बारिश वगैरह होगी या जो भी ऐसी कंडीशन में ये उर्वरक जो होते हैं वो बह करके झील में आ जाते हैं। ये उर्वरक क्या होंगे, बह करके झील में आ जाएंगे। झील में आ जाएंगे तो झील में जो उर्वरक की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब उर्वरक की मात्रा ज़्यादा होगी तो शैवाल वगैरह और जो कवक वगैरह, एक तरीके से कह सकते हैं जो शैवाल, जो जलकुंभी वगैरह जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अब उनको तो कह सकते हैं फर्टिलाइज़र मिल गया तो काफ़ी तेज़ी से वो वृद्धि करते हैं। काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करने की वजह से जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसको ये सोख लेते हैं। तो जो वहाँ के जो जीव हैं, वहाँ के जो पौधे हैं, जो उस इकोसिस्टम के लिए पहले से ढले हुए हैं, उनके लिए उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और जलकुंभी वगैरह के लिए वैसे भी कुछ पानी की बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती नहीं, और वो कह सकते हैं एक तरीके का ऐसा पौधा होता है जो जलीय पारितंत्र को बिगाड़ भी देता है। तो इस वजह से जो इस क्षेत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यहाँ पर जो स्थानीय पौधे होते हैं वो सब मरने लग जाते हैं, यहाँ पर जो पौधे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जलकुंभी वगैरह ये सब पूरा कवर कर लेती है। अब इसी को ऑक्सीजन की कमी को जो पानी जो हरा कलर का दिखने लगता है उसको यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं। तो वही क्या करो, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, उसी प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन मैंने लिखा हुआ है, खेती में इस्तेमाल फर्टिलाइजर से कवक शैवाल का पनपना एवं O2 का कम होना। इस इकोसिस्टम में पौधे मर जाते हैं। जब मान लीजिए पौधे वगैरह मर गए तो पौधे मरेंगे तो जलीय जीव क्या करने आएंगे, तो जो मतलब कि जो आसपास के पक्षी वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, आना कम कर देते हैं। और जान ही रहे कि प्रवासी पक्षी वगैरह जो आते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं आना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो झील जो पहले जानी जाती थी जैव विविधता के लिए, वो धीरे धीरे उसका जैव विविधता शब्द कह सकते हैं, उस जैव विविधता का ह्रास होने लग जाता है। तो कांवर झील क्यों सूख रही ये आप जान गए, क्यों महत्वपूर्ण है वो आप जान गए। यूट्रोफिकेशन की स्थिति बन रही है, गाद के जमाव भी हो रहा है और ये स्थिति बनती है। और आइए देखते हैं, बाकी प्राकृतिक तरीके से देखें तो सूखे की स्थिति बनेगी तो सूखेगी तो है ही। और भी देखेंगे समस्या के समाधान में क्या समस्याएं हैं, क्या कि जो समस्या है उसके समाधान जो किया जा रहा है उसमें क्या समस्याएं हैं। गर्मी के दिनों में झील के सूखे भाग पर कृषि करना, मान लीजिए जो झील है, ये झील इतनी बड़ी है, आसपास के एरिया में जब बाढ़ आती है तो झील इतनी हो जाती है, नहीं तो सूखे के क्षेत्र में क्या होता है कि ये झील सिर्फ इतनी रह जाती है। तो आसपास का जो एरिया है उसमें लोग खेती करते हैं, जो खेती करेगा वो क्या कहेगा, वो तो चाहेगा ही कि झील कम ही रहे वो, क्योंकि अगर जो झील बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको खेती को जो खेत मिला हुआ है वो भी क्या होगा, कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो उसमें खेती कर रहे हैं। तो आसपास के एरिया में जो खेती वगैरह की जा रही है, खेती होने की वजह से भी क्या हो रहा है, समस्या के समाधान, वो समस्या के समाधान निकालने की तरफ ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। बाकी सरकारी उपेक्षा, सरकारी तंत्र मशीनरी, आप जान ही रहे हैं कि सरकारी मशीनरी कैसे चलती है और उसमें आप जान ही रहे हैं कि उसकी उपेक्षा कांवर झील की हो रही है। बाकी पक्षियों का शिकार, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पक्षियों का शिकार भी हो रहा है। पक्षियों के शिकार, जैसे मान लीजिए प्रवासी पक्षी आए, प्रवासी पक्षी को लेकर गुलेल से, बंदूक से मार दीजिए, मार करके उसको फिर लोग स्थानीय स्तर पर लोग खा भी जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पक्षियों का शिकार भी वहाँ पर खूब होता है, ये भी एक समस्या है। और बाकी आइए देखते हैं समस्या के समाधान। तो ये समस्या है, लेकिन इसका मुख्य समाधान क्या आपकी नज़रों में, आप बताइए मुझे कि आखिर कांवर झील के जो सूखे की स्थिति बन रही है उसका समाधान क्या निकाला जा सकता है, आप अपने शब्दों में बताइए। मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं तो आखिर कांवर झील में जो पानी की समस्या हो रही है, स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों को आपस में जोड़ना चाहिए और जो आसपास के लोगों में जो गाँव के लोग हैं जो उनको आपस में जोड़ना चाहिए और उसके संरक्षण को, उसके सफाई के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए, ताकि कांवर झील में जो जलकुंभी वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं, पनप रही हैं, उनको साफ़ सफाई किया जा सके। और स्थानीय स्तर पर क्या किया जाए कि जो गाद है, गाद को निकाला जाना चाहिए। लेकिन ये तो बातें हो गई कि उसका गहरान बढ़ जाएगी, आसपास झील साफ़ हो जाएगी और यहाँ पर जीव जंतु भी पनपेंगे, पक्षी वगैरह भी आएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है, आप देखिए, इससे चूँकि मैंने बताया कि झील जो है वो बूढ़ी गंडक के अपने मार्ग बदलने की वजह से हुई। ये पहले बूढ़ी गंडक कुछ इस तरीके से जाती थी, बाद में बूढ़ी गंडक ने अपना मार्ग बदल लिया और ये जो झील थी वो गोखुर झील के रूप में बन गई। तो एक काम ये किया जा सकता है कि बूढ़ी गंडक से एक कोई जलराशि, मान लीजिए कोई क्या किया जाए, कोई नदी हो, छोटा सा क्या करें, नहर वगैरह बना करके एक ऐसा कोई स्रोत बूढ़ी गंडक से क्या किया जाए, बूढ़ी गंडक के पानी को, थोड़ा बहुत पानी इस झील में डाइवर्ट कर दिया जाए। और इस झील में जब पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये झील जो है वो, जो सूखे के महीने में जो इस टाइम का जून का महीना चल रहा है, इसमें जब झील जो पूरी सूख जाती है तो इस झील में क्या होगा कि पानी जो है वो पूरा भरा रहेगा। जो पानी भरा रहेगा तो आसपास के एरिया भी हरे भरे रहेंगे और वहाँ पर लोग जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, मछली पालन भी होता रहेगा और स्थानीय स्तर पर पर्यटन भी जो इस एरिया में जो फैल रहा है कांवर झील के आसपास का, वो भी बढ़ेगा। लोग आसपास से आएंगे, उससे आसपास के लोगों को ही फ़ायदा है,
बिहार का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है। तो ये आप समझ सकते हैं, आसपास के लोगों का भी कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर आश्रित भी हैं, वो भी है। बाकी आश्रित का मतलब ये नहीं सूख जाएगी तो क्या आश्रित रहेंगे, अगर जो बची रहेगी तो सबका फ़ायदा है। तो आप इसको याद रखिए इस झील को। हालांकि मैंने इस मैप में सिर्फ 2 ही नदियाँ बताई हैं। एक देखिए मुख्य रूप से तो गंगा नदी बह रही है, उसके बाद में देखेंगे तो एक गंडक नदी है, ये मैंने बूढ़ी गंडक बता दिया। आगे चल करके और भी नदियाँ हैं, कोसी वगैरह है, बागमती है, इन सबको, लेकिन अब चर्चा इसमें करने का कोई मतलब है नहीं। और इसमें आप देखेंगे आगे चल करके, यहाँ पर देखेंगे तो कोसी नदी आएगी, और इसी में देखेंगे तो आगे चल करके महानंदा आएगी, बहुत सारी नदियाँ इसमें आएंगी। नीचे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर सोन नदी आ जाएगी। तो ये सब नदियाँ, लेकिन अब चूँकि मैं बिहार की नदियाँ तो हम बता नहीं रहे हैं, उसके लिए आप स्पेशल बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने नदियाँ भी बता रखी हैं। तो आप बिहार जीके की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें चीज़ें आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जा करके उसको देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये झील क्यों इम्पोर्टेंट है। गोखुर झील जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, और बेगूसराय आप देख रहे हैं, ये बेगूसराय पड़ेगा, देख रहे हैं ना, बेगूसराय पूरा एरिया वही है, तो याद रखिएगा। बाकी इस झील से आप सिर्फ इसी झील की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो भी जो रामसर साइट हो गई, जो जैव विविधता से संबंधित साइट है, उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए, तो आप इन सभी पहलुओं को जो आप जिक्र करेंगे, ये लगभग सब में होता ही है। जब भी आप अब थोड़ा सा आप समझ करके प्रश्न को उत्तर देंगे तो लगभग चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी कि आखिर किसी भी जो रामसर साइट होती है उस, या मान लीजिए कोई भी वेटलैंड होता है, उसके संरक्षण के लिए जो उपाय किए जाते हैं और उनमें जो भी कमियां आती हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये किसी भी रामसर साइट जो इससे पहले भी आप देखेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वगैरह आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे ना, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आपको मैंने वो पर्यावरण में मैंने बताया है, आप लोग उसमें जा करके देखेगा। और सीधी बात है कि जलीय जीवों का या कहें कि स्थलीय जीवों का पर्यावरण का संरक्षण करना हर एक का दायित्व है, सबको अपने स्तर पर उसका संरक्षण करना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।